साल 1984 एक 18 साल का लड़का इलाहाबाद में एक मर्डर करता है। 1984 में ही उसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज होता है, जिसके बाद कहानी शुरू होती है एक 18 साल के लड़के से डॉन बनने की। वो डॉन कोई और नहीं अतीक अहमद है। लेकिन साल 2002 वो साल था जब इस डॉन के मिट्टी में मिलने की कहानी शुरू होती है। 13 अप्रैल को डॉन को मिट्टी में मिला दिया गया। कैसे, क्यों, किसने मिलाया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से डॉन मिट्टी में मिल गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इसका एक पहलू है, लेकिन कोई और भी है जिसने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने में अहम भूमिका अदा की है। जी हाँ, एक शख्स है जो अतीक अहमद के साथ था, अतीक अहमद का खास था, जिसकी वजह से आज अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य ढह गया, जिसकी वजह से अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। आज उसकी भी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि अतीक अहमद है कौन, उसके परिवार में कौन कौन है। अतीक अहमद एक तांगे वाले का लड़का है जो इलाहाबाद के चकिया इलाके में रहता था। 18 साल की उम्र में क्राइम कर देना शुरू करता है। उसके बाद दूसरा क्राइम करता है जब वो इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़ने की सोचता है। निर्दलीय चुनाव लड़ता है। अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय चुनाव लड़ता है और उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं चांद मोहम्मद, जो कि उस वक्त इलाहाबाद के ही मौजूदा पार्षद हुआ करते थे। चांद मोहम्मद को नतीजे आने से पहले ही अतीक अहमद बमबाजी करके मरवा देता है। जब अतीक अहमद चांद मोहम्मद को मरवा देता है तो फिर अतीक अहमद का खौफ पूरे प्रयागराज, अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में पसर जाता है। यहीं से डॉन के खौफ की कहानी शुरू होती है, उसका गिरोह शुरू होता है, उसकी दहशत का सिलसिला शुरू होता है। और उसके बाद अतीक अहमद की शादी शाहिस्ता परवीन से होती है, जिनके 5 बेटे होते हैं, उमर, अली, असद, एहजान और अवान। अतीक अहमद का एक भाई है जिसका नाम है अशरफ, और उसकी बहन है जिसका नाम है आयशा नूरी, और उसके जीजा हैं अखलाक। ये सारे मेंबर हैं जो अतीक अहमद के गुनाहों के हिस्सेदार हैं। सारे वो मेंबर हैं जो अतीक अहमद के वर्चस्व के इस साम्राज्य के ढहने के बाद अब जेल में जाने वाले हैं या जा चुके हैं। अतीक अहमद का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक अहमद का बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली भी जेल में बंद है। तीसरे बेटे असद का इनकाउंटर हो चुका है। और एहजान और अवान, ये दोनों पे भी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन बाल सुधार गृह में भेजे गए हैं। इलाहाबाद पश्चिम से चांद बाबा का मर्डर करवाने के बाद, पहला चुनाव जीतने के बाद अतीक अहमद की गाड़ी यहीं नहीं रुकती है। अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम से लगातार चुनाव जीतता है। ऐसा भी नहीं कि वो निर्दलीय ही जीतता है, वो सियासी पार्टियों का भी सहारा लेता है। अतीक अहमद बसपा में भी रहा है और सपा में भी रहा है। इतना ही नहीं, अपना दल में भी अतीक अहमद रहा है। मौजूदा वक्त में भी वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में है। अतीक अहमद की सियासी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी। अब वो विधानसभा से लोकसभा पहुंचना चाहता था। मुलायम सिंह सरकार की तब तक उत्तर प्रदेश में वापसी हो चुकी थी। 2003 में मुलायम सिंह की वापसी के बाद 2004 में अतीक अहमद लोकसभा चुनाव लड़ता है और वो फूलपुर से लोकसभा का सांसद बन जाता है। लोकसभा सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो जाती है, और खाली होने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट से अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाता है। लेकिन अतीक अहमद के साथ जुड़े एक शख्स, एक नौजवान इलाहाबाद पश्चिम इलाके का ही रहने वाला एक लड़का, जो कि अतीक अहमद का ड्राइवर भी था, जो कि अतीक अहमद का साफ शूटर भी था, जो कि युवा भी था, जिसके अंदर डेयरिंग भी थी, जो बेखौफ था, निडर था, लेकिन उसकी सियासी महत्वाकांक्षाएं 2002 से जन्म लेने लगती हैं। वो अतीक अहमद के रास्ते पर चलना चाहता है। अतीक अहमद के रास्ते पर चलकर विधायक और सांसद बनना चाहता है। वो अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर देता है। उसके इस ऐलान से अतीक अहमद बेहद नाराज हो जाता है। बात क्या होता है, आखिर वो कौन था? जी हाँ, यही वो शख्स है, यही वो इंसान है, यही वो लड़का है जिसकी वजह से अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य ढह गया, जिसकी वजह से अतीक अहमद का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। जी हाँ, उसका नाम है राजू पाल। इलाहाबाद पश्चिम से राजू पाल अतीक के भाई अशरफ को चुनौती देते हैं और पाल चुनाव जीत जाता है। पाल के चुनाव जीतने के बाद अतीक इसे इज्जत पे ले लेता है। अहमद फैसला कर लेता है कि अब वो किसी भी कीमत पर राजू पाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर दिन आता है 24 जनवरी 2005 का।
स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से राजूपाल अपने घर के लिए निकले थे। इनके साथ 2 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें एक गाड़ी खुद राजूपाल चला रहे थे और राजूपाल के साथ संदीप यादव और देवीलाल उनकी ही गाड़ी में बैठे हुए थे, जबकि इनके ड्राइवर महेंद्र और उनके साथ 2 अन्य लोग पीछे वाली गाड़ी में बैठे हुए थे। जब ये नेहरू पार्क के पास पहुंचते हैं तो वहां पे एक इलाका है सुलेम सराय, और इसी बीच इन दोनों गाड़ियों के बीच में थोड़ा गैप भी आ चुका था और 10 अज्ञात हमलावर अचानक से आते हैं, राजूपाल की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। राजूपाल को कई गोलियां लगती हैं। संदीप और देवीलाल मौके पर ही ढेर हो जाते हैं। उसके बाद राजूपाल जैसे तैसे घायल अवस्था में गाड़ी से बाहर निकलते हैं और एक ऑटो वाले को हाथ देकर रुकवाते हैं। राजूपाल ऑटो से भागने की कोशिश करते हैं। किसी तरह उनको ऑटो वाला ऑटो में बिठाता है और वो ऑटो में घायल अवस्था में बैठ जाते हैं। गोलियां लगी होती हैं, उनके शरीर को खून निकल रहा होता है और वो ऑटो से जाने लगते हैं। तभी वो अज्ञात हमलावर ये देखते हैं कि राजूपाल बच के निकल रहे हैं, जिसके बाद ये सीन पूरा फिल्मी हो जाता है, क्योंकि राजूपाल घायल अवस्था में ऑटो में किसी तरह भाग रहे हैं और उनके पीछे ये 10 हमलावर लग जाते हैं। 5 किलोमीटर तक पीछा करते हैं और उसके बाद राजूपाल को फिर गोलियां मारते हैं और राजूपाल को मौके पर जब मुतमईन हो जाते हैं, जब पूरी तरह कंफर्म हो जाते हैं कि राजूपाल की मौत हो चुकी है, उसके बाद वो वहां से जाते हैं। जिसके बाद राजूपाल की हत्या की खबर आती है, पोस्टमार्टम होता है, जिसमें पता चलता है कि राजूपाल के शरीर से 19 गोलियां निकली थी। इलाहाबाद पश्चिम के मौजूदा विधायक राजूपाल का उस वक्त तक मर्डर हो चुका था। राजूपाल के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश में हंगामा मच जाता है। सनसनी फैल जाती है कि एक मौजूदा विधायक का मर्डर हो गया। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल बाहर निकल के आती हैं। पूजा पाल को मायावती सांत्वना देती हैं। राजूपाल बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो बीएसपी के विधायक थे। पूजा पाल अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराती हैं। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और शख्स था जिसका नाम उमेश पाल। उमेश पाल जब इस घटनाक्रम के गवाह बने तो फिर अतीक अहमद को यह चीज और ज्यादा अखर गई और उसे हमेशा से इस बात का खौफ था कि उमेश पाल की वजह से उसे सजा हो सकती है। 2006 में धमकाया गया, उमेश पाल की किडनैपिंग की कोशिश हुई। उसके बाद 2007 में किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ। पाल की वजह से ही अतीक अहमद बेहद परेशान रहता है, 18 साल तक परेशान रहता है। फिर होती है उमेश पाल के मर्डर की साजिश। अतीक अहमद जेल में बंद, अशरफ जेल में बंद, और ये दोनों जेल में बंद होकर भी प्लानिंग करके उमेश पाल के मर्डर की साजिश रच लेते हैं। ये तय होता है कि उमेश पाल की हत्या की जाएगी और हत्या करने वालों में उसका बेटा असद भी शामिल होगा। सब चीजें प्लानिंग के अनुसार चल रही थीं। उमेश पाल जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं, सीसीटीवी में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई हमलावर, कोई मेडिकल स्टोर के पास खड़ा था, कोई कुछ कर रहा था, और जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी रुकती है, असद भी गाड़ी से उतर कर आता है, वो अपनी पिस्टल निकालते हुए धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। उमेश पाल के साथ जो गनर था उसको तो गाड़ी से उतरने भी नहीं दिया गया, उससे पहले ही गाड़ी में ही उसकी गोली मार दी गई। उमेश पाल के साथ कुल 2 गनर थे, जिनकी दोनों की हत्या मौके पर ही कर दी गई। उमेश पाल अपनी गली में भागने में सफल रहा तो उमेश पाल को मारने के लिए अतीक अहमद का बेटा असद आया, उसने गोलियां बरसाई। गुलाम मोहम्मद और असद ये 2 मुख्य किरदार हैं जिन्होंने सबसे आखिर तक गोलियां बरसाई। दरअसल असद को उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश में शामिल करने का प्लान अतीक अहमद का ही था। जब ये प्लान बन रहा था तो अतीक अहमद ने ही कहा था कि जिस वक्त हत्या की जाएगी उमेश पाल की, उन हत्यारों में एक नाम असद का भी होगा, वो खुद इसको लीड करेगा। जबकि गुलाम मोहम्मद जो कि शूटर था और उसका भाई अशरफ इसके खिलाफ थे, उन्होंने मना किया था कि असद को इसमें शामिल ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद उमेश पाल की हत्या होती है और असद खुद खुलेआम गोली चलाते हुए नजर आता है। पूरे हत्याकांड को असद खुद लीड करता है। हत्याकांड के बाद अतीक अहमद को शाहिस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो फोन करती हैं। वो कहते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको इसमें असद को शामिल नहीं करना चाहिए था। तो अतीक अहमद डांटता है शाहिस्ता परवीन को, कहता है तुम चुप रहो, 18 साल बाद मुझे अच्छी नींद आई है और असद की वजह से मुझे अच्छी नींद आई है, मेरा बेटा शेर है, मैं सब मैनेज कर लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 13 अप्रैल दिन के 1 बजे झांसी में
परीक्षा डैम के पास एक इनकाउंटर होता है और जिसमें असद और शूटर गुलाम ये दोनों मारे जाते हैं। तो इस तरह राजू पाल की हत्या के बाद गवाह उमेश पाल की हत्या और उस हत्या में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण, मुख्य वजह बनी, जिसकी वजह से पुलिस को मजबूर होना पड़ा असद और गुलाम का एनकाउंटर करने के लिए। कुल मिलाकर राजू पाल एक बड़ा नाम, एक बड़ा किरदार है, जिसकी वजह से अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, उसका 33 साल का साम्राज्य खत्म हो गया और अब डॉन की दहशत खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर ये कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ती हैं कि राजू पाल की हत्या जाया नहीं गई उनकी पत्नी पूजा पाल और उसके इसके मुख्य गवाह उमेश पाल की वजह से, और उमेश पाल की हत्या जाया नहीं गई सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से। लेकिन अभी भी उमेश पाल को मारने वाले 3 शूटर फरार हैं, जिसमें अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर का नाम शामिल है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अगली स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि एनकाउंटर फेक था या रियल था, कैसे एनकाउंटर हुआ, इसकी माइक्रो डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, मिनट टू मिनट के बारे में बात करेंगे, असद और गुलाम झांसी में कैसे पहुंचे, कैसे इसका एनकाउंटर हुआ, ये भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस कहानी में इतना ही कि किस तरह से राजू पाल की वजह से अतीक का साम्राज्य सुहा हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।